बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख में आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया गया इब्तदाई तौर के ऊपर कि आज जब पहले मीटिंग्स हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। उस इजलास में बेशुमार जो आइंदा के अहदाफ हैं उनके ऊपर गौर खोज किया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि अब दूसरे दोस्तों को भी कैबिनेट का हिस्सा बनना होगा, यानी जो काबीना है उसमें तौसी के हवाले से भी बातचीत जारी थी। और आज के दिन जब कौमी असम्बली का इजलास तय पाया था तो उसमें तमाम हुकूमती अराकीन को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। आज के दिन तीन चीज़ें हैं कि जिसके बिल पेश किए गए और कौमी असम्बली से और सेनेट से उसे मंजूर करवा लिया गया है। ऐवान ज़ेरी में सबसे पहले जो बिल पेश किया गया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, जिसमें तब्दीली ये की गई कि पहले जो चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद की बात यह थी कि चीफ जस्टिस का इख्तियार था कि वो किसे शामिल करते हैं उस मखसूस बेंच में, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब और उनके बाद मुनीब अख्तर साहब को उसमें शामिल कर लिया। तो अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है उसके तहत जो तीसरे जज होंगे वो आईनी बेंच के सरबराह को उस कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा। यूं जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो अगर आईनी बेंच के सरबराह नहीं बनते तो उस मखसूस कमेटी से माइनस हो जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से बिल पेश किया गया, उसे भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया और यूं कहा गया कि कैप जो है वो हटा दी गई है। अब 17 जजेस का फुल कोर्ट नहीं होगा, अब होगा अप टू 34 जजेस, यानी 34 जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वजीर कानून ये बात करते हैं कि 34 का जो है वो आदाद जो है वो जाहिर किए गए हैं। ये नहीं है कि अभी 34 कर देने, वक्फे के साथ वो किए जा सकते हैं, लेकिन इसका फैसला जो है वो जुडिशल कमीशन का इख्तियार होगा कि वो जजेस की तादाद को किस हद तक बढ़ाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरीके से तादाद को बढ़ाया गया। और दूसरा ये आर्मी एक्ट 1952 उसके अंदर भी तरमीम की गई है और सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो आज की इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि खत्ते में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, खत्ते में कशीदगी कितनी बढ़ रही है, और बैनुल-अक़वामी सतह की भी बात की जाएगी कि अमेरिका के इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था हमने ये देखा कि आखिर पे ये कोई 9 बजे के करीब या 8:30 बजे के करीब वो फुटेजेस मौसूल हुई जिसमें वकास अकरम जो हैं वो उनकी लड़ाई हो रही है तारड़ साहब से और सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये असल मामला क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं कि मामला क्या हुआ जैसे आपको पता नहीं है। आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, आज तो आपके चहचहाने का दिन है, आज तो आपके जश्न मनाने का दिन है, आज तो आपकी फ़तह का दिन है। यासर, ये आपकी फ़तह हुई है, ये अवाम की फ़तह हो ना हो, ये आपकी फ़तह हुई है। आपको हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर हम दुनिया का वाहिद मुल्क बन गए हैं, दुनिया का वाहिद मुल्क बन गए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जजेस की तादाद का एजाज़ हमारे पास है। इंडिया के पास 33 जजेस हैं, हमने 34 जजेस का एजाज़ हासिल कर लिया। खुश होना चाहिए आपको। आज आपको मिठाई तकसीम करनी चाहिए कि हम बेशक अपना PIA बेच रहे हैं, हम बेशक सब कुछ बेचने की तैयारी कर रहे हैं, हम बेशक ज़मीर से लेकर अमीर सब बेच रहे हैं, ज़मीर से लेकर ज़मीन भी बेच रहे हैं, लेकिन जजेस हमने दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया कि सबसे ज़्यादा जजेस हमारे मुल्क में होंगे, क्योंकि हम अमीर तरीन मुल्क हैं। हमें IMF ने भी पैसे दे दिए, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो एक अलहदा बात है, PIA ख़रीदने के लिए हमारे पास बाइट से कुछ नहीं आया। वो एक अलहदा बात है कि जितने में PIA के सासे जिससे ज़्यादा है उससे भी कम कीमत हमारी लगी है। वो एक अलहदा बात है। आज खुश होना चाहिए यार। आप लागी तारड़ साहब की और वकास अकरम साहब की लड़ाई, क्या हो गया यार लड़ाई यहाँ पे? आप मुझे एक बताओ, उसको पार्लियामेंट में होना क्या था? आज जो पार्लियामेंट में तरमीम मंजूर हुई है, आज से पहले जो तरमीम मंजूर हुई है, कोई ऐसी तरमीम मंजूर में कहा गया कि चिकन की कीमत 300 से ऊपर नहीं जाएगी? कोई ऐसी तरमीम है जिसमें कहा गया कि गरीब के घर में 3 वक्त की रोटी उसे मिलेगी, चूल्हा जलेगा? कोई ऐसी तरमीम पास की गई है जिसमें कहा गया है कि जनाब ये सर्दियां आ रही हैं, इसमें गैस जो है, जो गैस उसकी कीमत बड़ी ठीक हो जाएगी? कोई ऐसी तरमीम पास हुई है? ओ यार, यहां पे यही होना है, दंगा भी होना है, फसाद भी होना है, लड़ाई भी होनी है, वो तरमीम पास होनी है जिसमें जिसका भला होगा। अब ऐसे ही पता नहीं बैठ के, यासर साहब पता नहीं कौन सा मूड है आपका आज।
आप बात कर रहे हैं, आप बड़े आदमी हैं, बड़ी बातें किया करें। आपके ये छोटी छोटी बातें करना आपका स्टाइल नहीं है। बड़ी बातें क्या करूँ? आप इलेक्शन बात करें, ट्रंप की बात करें, आप दुनिया में होने वाले बदलते सियासी मुआशी हालात की बात आप करने नहीं देते। उस दिन मैंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने उस दिन भी बात नहीं करनी। मियां साहब देखें ना, मियां साहब आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था मियां साहब गए, अब सब बदल गया। देखिए आपको पता है ना, वो यहाँ पे आए सब कुछ बदल गया, नहीं बदला। वो वज़ीर-ए-आज़म बनने आए, बदल गया ना सारा कुछ। तो आप बस बादशाह लोगों वाली बात कर, उधर भी बदलेगा। मैं तो यही बात कर रहा था कि क्या उधर भी बदलेगा। फिर मुझसे अंदर की बात ना पूछें। मुझे जिससे मुलाकात करने गए उससे मुलाकात क्यों नहीं हुई? फिर आप मुस्लिम मीडिया को कहते हैं कि यार ये खबर नहीं छापनी, फिर आप कहते हैं कि खबर नहीं छापनी। मेरे पास तो नहीं है सर, आपके पास? नहीं, मैं आपके पास सारा कुछ ही है। नहीं सर, वैसे कौन नहीं हो तुसी, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे आप में, और मेरे ज़राए महदूद हैं सर। आपके ज़राए महदूद नहीं, ला महदूद है। बात यह है कि यासिर साहब कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, तरमीम आती है, हुकूमत का काम है तरमीम लाना, ठीक है। वो कोई भी तरमीम लाए, कहीं पर जमहूरियत का जनाजा निकले या कहीं पर जमहूरियत को बचाया जाए, कहीं पर अदलिया पर अदम एतमाद किया जाए या कहीं पर अदलिया की ताकत को बढ़ाया जाए। लेकिन आप अगर किसी की ताकत बढ़ाते हैं तो उसमें क्या आपको जिसकी ताकत बढ़ानी है एतमाद में नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बढ़ानी भी है या कम भी करनी है, दोनों सूरतों में लेना चाहिए ना। क्या आज बिल में ये पास बात हुई कि आज हमें निचली जुडिशली जो है, सिविल कोर्ट जो है, वहाँ पर अगर 500 जजेस हैं तो उन्हें 5000 कर देना चाहिए ताकि केसेस जल्दी से निपटें। अगर सेशन जज जो हैं वो 40 हैं तो उसे 140 कर देना चाहिए। अगर फैमिली कोर्ट में जजेस की तादाद कम है तो उसको ज़्यादा कर देना चाहिए। ये बिल नहीं पास होना चाहिए था। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 34 जजेस क्यों करना चाह रहे हैं? कौन सा डर हमें ऐसा भरा हुआ है? कौन सा ऐसा मुकदमा है जो 23 जज नहीं सुन सकते थे? कौन सा ऐसा मुकदमा है जो मौजूदा जजेस नहीं सुन सकते थे? मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने साबित किया एक हफ्ते के अंदर अंदर कि जनाब केसेस इस तरह सुने जाते हैं, इतनी तेजी से ये सारे मामला हल होते हैं। अगर आप सुनना चाहें वो केस जिसमें कोई पेश हुआ, क्या वो हल नहीं हुआ? अगर किसी में कोई पेश नहीं हुआ तो एक लहदा बात है ना। क्या किसी चीफ जस्टिस ने एक हफ्ते में फौरी तौर पर विजिट शुरू किए थे? क्या पंजाब में आकर नहीं कहा गया कि केसेस की स्पीड तेज करे? तो यार फिर कौन सी ऐसी तानू केरी अग लग गई है? मैं कहना जनाब दसो ना, तुसी दसो हजूर की बला, वो केरी अग लग गई है, वो केड़ा हो जा तूफान आ गया है, वो केरी एहो जी तानू तेजी पै गई है कि 34 जज रखने ने। और 33वें बंदा पास होता है, 33 ही कर लेते, 34 ही रखने ने। वो रियायती नंबर से एक नंबर क्या है? हम इंडिया से बड़ा मुल्क है, इंडिया से बड़ी इकॉनमी है हमारी। क्या भारत से ज्यादा हमारे पास मुकदमात है? क्या है बताएं ना। 34 जज, आपने किसको डराया है? आपने किसको यह पैगाम दिया है फुल बेंच बनेगा 34 का? वाह भाई यार, आफरीन है आपको, सदके जावा। 34 सीटां नहीं लगनी सुप्रीम कोर्ट च। वो जो रूम नंबर 1 है ना, आपने देखा हुआ है ना, उसमें 34 सीटें लग सकेंगी। अदालत नहीं बना लेंगे सर? अदालत नहीं बना लेंगे? सारा कुछ नवा बना लेंगे। बना ली अदालत नहीं भाई, नया सुप्रीम कोर्ट आपने कायम कर दिया ना 34 जजेस का। कमाल कर दिया आपने यार। आप फ्री ना, आप पे करते जाए अन्ना मंडेरे हो रही मुरमुर अपने घर करते जाओ जो तुहाडे कोल हुंदा है। इससे भी आगे कर लें यार, 134 जज कर लें यार। लेकिन 134 जज करने के बाद क्या इंसाफ मिल जाएगा? मुझे तो यह चाहिए कि इंसाफ मिले बगैर किसी सिफारिश के। मेरी जजेस की तायनाती जो है ना, वो जजेस की तायनाती हो, सियासी लोगों के कहने पे ना हो। जजेस की तायनाती करने वाले वो लोग हों जिन पर खुद कोई मुकदमा ना हो, जो खुद किसी मुकदमे में अभी तक मुलवस ना हो। बड़ा मेरिट बड़ी चीज़ होती है यार। हम बनते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बात हम करते हैं इस्लाम की,
और हमारे पास क्या है, चॉइस क्या है हमारे पास? एक सियासी जमात, आपके 3 बंदे रखने, जो मर्जी दे दो, जो मर्जी दे दे वो 3 बंदे, चाहे वो 3 बंदों में से तीनों पे करप्शन के केस हो, तीनों पे फौजदारी केस हो, तीनों क्रिमिनल लोगों से तल्लक रखते हो, लिख दे दिए सियासी जमात ने। अब ये फैसला करेंगे काजी का, जज नहीं मैं कह रहा, काजी कह रहा हूं, जज काजी है ना। मुझे वो वक्त आप भी इस्लाम की तारीख बहुत पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, बादशाह का फैसला भी काजी करता था। अब काजी का फैसला बादशाह के प्यादे करेंगे। अब काजी का फैसला वो प्यादे करेंगे जिनको असेंबली चॉइस करेगी। जाओ, सियासी जमात कहेगी जाओ, जाके तुमने फैसला करना है। अब ये करेंगे। क्या हुआ था? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? ढूंढा जाता था, ढूंढो जाके कौन सा एक ऐसा शख्स है जिसकी शोहरत अच्छी है, जिसको इस्लाम पे अबूर है, जिसको फलाह है, जो मेरिट पे फैसला करेगा। फिर काजी गलियों मोहल्लों में सड़कों पे फिरता था, काजी देखता था कि नाप तोल कौन गलत कर रहा है, काजी देखता था कि कौन गलत है कौन ठीक है, काजी फैसला करता था। फिर ये काजी होते हैं। आपने काजियों के लिए प्यादों को रख दिया कि जाओ, जाके मेरी बात बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, लेकिन करनी चाहिए, बात कह देना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत, जहां सबसे आखिर में आप जाते हैं कि यहां से इंसाफ मिल जाएगा। और जब वहां पे जाने के लिए आपने चॉइस क्या रखी है, उनको मुंतब करने के लिए किन लोगों को रखा है, ये तो देखे ना यार, ये तो जुल्म है, जुल्म भी है, ज्यादती भी है। और जब आपको बिल पास करते हैं और उस बिल में लेन देन हो, लानदान हो, नारे लगें, कापियाँ भारी जाए, हाथापाई हो वहाँ पे, तो फिर आप समझेंगे कि मुतनाज़ा नहीं है चीज़। यासर साहब, मैंने तो आज जमहूरियत का जनाजा निकलते देखा है, मैंने आज इंसाफ का जनाजा निकलते देखा है, मैंने आज इंसाफ को टूटते देखा है, मैंने आज जमहूरियत के अंदर बदतरीन वो मामला देखा जो मैं कह नहीं सकता। ये नहीं होती जमहूरियत। क्या तादाद बढ़ाने से पहले कोई राय ली गई? आप तादाद बढ़ा रहे हैं, आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है, तो आपने कितनी राय ली? आपने कहा जी मुझे तो आज पीपल्स पार्टी के अंदर भी पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही, मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आ रही। मुझे आज उन इत्तेहादियों पे, जो इत्तेहादी वहाँ बैठे थे, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अंदर कुछ नज़र नहीं आया। आज मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आज बड़ी धूम से जनाजा निकला है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का किरदार क्या दे? छोड़ो यार, आज मौलाना साहब ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी खुल डुल के बात की, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज सबको वहाँ पे होना चाहिए था, सबको वहाँ पे होना चाहिए था। जब पता था तो आज होना चाहिए था। आपको लगता है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या अंडरस्टैंडिंग से कोई नहीं गया वहाँ? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा जो नहीं गया ना वो भुगतेगा, जो गया है उसने भी वो रोल अदा नहीं किया। ये एहतजाज रोल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था एहतजाज रोल। अब आप क्या समझते हैं? मैं अब आपको ख़बर दे देता हूँ ना, ये पार्लियामेंट के अंदर अब एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे? कागज़ पकड़ के लिख लें। आप और मैं 7 को हमारा प्रोग्राम होगा, होगा 7 को, गालिबन जुमेरात हो। 7 और 8 को हम बैठ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आप मुझे कहेंगे कि 4 को जो आपने बात की थी वो दुरुस्त थी। अब बात ना ख़त्म हो गई। अब पार्लियामेंट ये सारे वैसे भी पार्लियामेंट में अवाम की बात हो क्या रही है, मुझे ना नहीं। तो एहतजाज आप देखते हैं या एहतजाज भी ख़त्म होता देख रहे हैं? नहीं, अब तो एहतजाज ही देख रहा हूँ। अच्छा, यानी वो पार्लियामेंट में नहीं आपको दिखाई देता, सड़कों पे? मैं कह रहा हूँ आज मैं बहुत बड़ा एहतजाज देख रहा हूँ। खबर है, खबर को वक्त पे लाएंगे। दूसरा मुझे बात बताए, ये पार्लियामेंट किसके लिए बनी है? अवाम के लिए। कोई का काम दसो जरा अवामी किया जाए, दसो ना। वो एक काम बता देना यासर साहब,
सोच बड़े बाबू बन के बैठते हैं आप। सोच रहा हूँ, वो ज़हन पे जोर दे रहा हूँ, आ नहीं रहा। सदके जामा तड़ियाँ सोचा थे। ज़रा मेमोरी जो है ना वो ज़रा स्लो हुई है, CPU सही से काम नहीं कर रहा। आप अपनी मेमोरी जो है ये जितनी देर हमारा प्रोग्राम उसमें हो जाएगी सही? क्या नहीं जा सकता, कबल अज़ वक्त है ऐसा कुछ कहना सर। अच्छा, किस दिन ठीक हो जाएगी? उस दिन मैं आपसे पूछ लूँगा। जिस दिन हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अंदर की बातें बता दी उस दिन हो जाएंगे। अंदर हो जाएंगे जिस दिन? क्या कह रहे हैं? अंदर की बातों की बात की है। अच्छा, अंदर की बातें। अच्छा, वो आपको कब बताएंगे? मैंने कहा आवाम को जिस दिन बताएंगे उस दिन शायद मेमोरी वापस आ जाए। अवाम को आज तक बताई है किसी ने? हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं, आप उम्मीद करें यार, आपकी आप जैसे लोग हैं। नहीं कर सकता। ओ यार, आप जैसे लोग अवाम को उम्मीद दिला के उनका बेड़ा गर्क करते हैं। तो क्या कहूँ अवाम? सच्ची बात बताओ, जो तुम्हें पता है यार बता दो। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, फिर नहीं पता तो मैं अब क्या कह सकता। अच्छा चले, आपको पता है तो आप बता दें सर। मुझे नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं क्या गूंगा बन के बैठा हूँ। तो मुझे नहीं पता ना सर, अगर मुझे पता होता तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ जनाब यासर रशीद साहब, कोई एक बिल जो अवाम की मुफाद के लिए हो, या तो इसको रख लें कि ये बिल जितने हैं ना ये पार्लियामेंटेरियन के मुफाद के लिए है। ताहयात हुकूमत हुक्मरानी अल्लाह ताला की है। मैंने इस मुल्क में बड़े बड़े तगड़े लोग देखे हैं। मियां नवाज शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत थी, अपोजिशन ही कोई नहीं थी। याद है आपको ना, जब मुशर्रफ का दौर था कोई अपोजिशन नहीं थी। गलियां होइयां सोनिया विच मियां नवाज शरीफ यार फिरे आलम से, सब कुछ था। तो फिर मियां साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। ताकत के नशे में सब कुछ किया, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। याद है ना आपको? वो पीछे वाले ज्यादा स्पीड में आगे निकल गए थे। हाँ, तो इस दफा भी ऐसा हो सकता है। कोई पता नहीं लगता किस वक्त क्या हो जाए, कोई पता नहीं लगता। इमरान खान के साथ भी यही हुआ था। खान साहब आखिरी वक्त तक समझते थे कि बस कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं। घबराए नहीं खान, घबराया नहीं, लेकिन नाल कख नहीं रहा। और राजे रियाज नाल दे चीफ वो थे, अपोजिशन लीडर बन गए। वैसे आजकल किधर आपके दोस्त, आपके शहरदार राजा रियाज साहब? सुना है डेरेदारी करते हैं। फेरेदारी? डेरेदारी। मेरे ना माइक ठीक नहीं लगा हुआ। माइक नहीं, आई मुझे लग रहा है कि कुछ ना रमज़ान आज ना दिमागी है मेरा, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा दिमाग ना इस पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ घूम रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो चली है, पागल हो गई है। पाकिस्तानी अवाम ना पागल हो गई है ना, चली सी हो गई है। बिल्कुल इनको अकल नहीं है, इसलिए कि इनको पता नहीं लगता। अकल होती तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इस पे कुछ ना कुछ तो बोलते ना। तो वो तो हुक्मरान उनको कह रहे हैं, आए रोज़ कहते हैं इब्तदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिएगा आप भी होता है क्या, मैं आपको ये बता दूं। सर मुझे इस तरह कहते हैं जैसे मैं SPM लगा हूं। नहीं वैसे नहीं, मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ समझ रहे हैं। अब इंतहाए इश्क है, अब इंतहाए इश्क है, चंद दिन बाद आप कहेंगे अब रोता है क्यों, आगे आगे देख के होता है क्यों, ये कहेंगे। ये कहेंगे इंतहाए इश्क है ये। अब इश्क किसी और का बोलेगा आप देखेंगे, बल्कि आप इश्क को आप नाचता हुआ देखेंगे। मैं और इक़्तिदार, मैंने जो शेर पढ़ा इसको हज़फ कर दे। अच्छा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? नहीं जी, बिल्कुल हजम नहीं करना। बात है तपिश बढ़ रही है ना उसकी, तपश तो बढ़ेगी। हम लोग बैठे किस लिए हैं? हम तो वो हकाइक बयान करने के लिए बैठे हैं ना। वो उन हकाइक को बयान किया जाए ना, उन हकाइक को सामने लाया जाए। सच आखा दे भजन खाका डरदी सच ना आखा, इंज तो नहीं होना। यासर साहब फैसला वधियो तुसी तो असीं भी लो रही हैं ना, इंज तो नहीं ना होना। सच आखो ना, ये हकीकत उन्हें सामने ले आना चाहिए। ये जो इब्तदाई इश्क है ना, ये अब किसी और तरफ जा रहा है। इब्तदाई इश्क ख़त्म हो गया। अब मैं जेन्युइन कह रहा हूँ आपको, अब होना है इंतहाए इश्क। और लोगों ने सोचना इश्क की इंतहा ये थी, हमने तो सोचा भी नहीं था। ये लैला मजनू हीर रांझे वाला नहीं होना। मैं ये आपको जेन्युइन बात कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ लीजिएगा। ये लैला मजनू हीर रांझे वाला नहीं होना। आपने जब 8 तारीख को मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे ना, उस दिन गालबन इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होगा ना, हफ्ते का जुमा होगा ना, उस दिन जुमातुल मुबारक होगा। अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और साथ रहा, तो फिर आप मुझे बताइएगा
आपने मुझे कहना कि यार ये हो क्या गया है। हम इंशाल्लाह उससे पहले वक्त से पहले खबर दे रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम में। तो आपने मुझे कहना है राना अज़ीम ये हो क्या गया है। ये इश्क में ऐसा भी होता है। मैं इश्क को ना गलत टाइम पे कहीं छेड़ बैठा हूँ। ये पुराने इश्क जरा खोल के सामने आ रहे हैं। नहीं, हमारा इश्क तो इस वतन के साथ है जी। हमारा इश्क भी इस वतन के साथ है, हमारी जान भी इस वतन के साथ है, हमारी आन भी इस वतन के साथ है। सर वो PIA वाला क्या हो रहा है? सुना है तरदीद आ गई है पंजाब हुकूमत। यार मुझे एक बात तो बताएं, मियां नवाज साहब का बयान सुना आपने ना जी? कोई डबलिंग तो नहीं थी? नहीं। पक्की बात है ना? तो ये मरियम औरंगजेब ने क्यों कर दिया ऐसे? क्या कि नहीं जी हम कोई नहीं ले रहे? मियां साहब ने कहा ना। अब जिस जगह ये हो जाए मियां नवाज शरीफ के बयान की तरदीद मरियम औरंगजेब कर दे, बस उसके बाद कोई चीज नहीं है, खत्म हो गया काम। ये वैसे अच्छा पॉइंट था। मियां नवाज शरीफ के बयान की और मियां नवाज शरीफ का वीडियो बयान मौजूद है, उनकी गुफ्तगू मौजूद है, और मरियम साहब औरंगजेब साहब ने कहा कि लोग झूठी बातों पे तवज्जो ना दें। यही कहा ना मियां साहब झूठ बोल देना, मैं नहीं मानता। इसका मतलब अब झूठा किसको कहा इन्होंने? मियां नवाज शरीफ साहब को। यार वो लीडर है, कायद है मियां नवाज शरीफ साहब, सच बोला उन्होंने। उन्होंने कहा जी PIA की बात हुई, ये कहा नहीं उन्होंने कहा नहीं अपनी एयरलाइन की कर सकते हैं PIA के। बिल्कुल भाई, ये चारों सूबे, खुदा की कसम ये चारों सूबे फैसला कर लें कि ये PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, 25 करोड़ अवाम की एक एयरलाइन है, 25 करोड़ अवाम की अकलौती एक एयरलाइन है। KPK कहता मैंने लेनी है, पंजाब कहता मैंने लेनी है। जब मान ले, नहीं वो ना मुकर गए ने, मान ले पंजाब को भी, सिंध भी मान ले। कैसे ले सकते? मैं बस यार ना ले, ये फैसला कर लें कि हमने अपनी कौमी एयरलाइन को बचाना है, डाल लें यार 20-20 अरब रुपया, 80 अरब बन जाएगा, असासे भी बचा ले। इस एयरलाइन को फैसला कर लें कि हमने इसको बेहतरीन चलाना है। अगर ये एयरलाइन अरबों रुपए के असासे बना सकती है, अगर ये एयरलाइन कई ममालिक की एयरलाइनों को चला सकती है, तो यार क्या फर्क पड़ता, हम क्यों नहीं चलाते इसे? सर ये आप अब बैठ के सोच रहे हैं ये करना है? राना साहब मेरी बात नहीं, बोलियां भी तो होनी लगी ना, अब बैठ के क्या मतलब हुआ? तो सर जब आपने IMF के सामने बाय रिटन ये बात लिख के दे दी हुई है यार, वो तो तुम्हें भी भेज दिया हुआ है, मुझे भी भेज दिया हुआ है। क्या तुम और मैं मकरूज नहीं है? क्या आपके और मेरे बच्चे मकरूज नहीं है? तो उनके क्या आपके और मेरे बच्चे मकरूज हैं कि नहीं, मुझे बताओ। इन्होंने ही तो डील की हुई है। किन्होंने? इन्होंने किन्होंने? ये हुकूमत ने नाम ले आएगा उन्होंने, इन्होंने तो हुकूमत में है कौन, किस किस का नाम? कौन है? मुस्लिम लीग नून ने की है। कहे मुस्लिम लीग नून ने की। मुस्लिम लीग नून ले लें, जुबान तो पता नहीं की तारे और एक मुस्लिम लीग नून ले लें। मेरा एक सवाल ये है कि जब उन्होंने बाकायदा रिटर्न में दिया हुआ है ना, तो वो तुझे सूबा तो ले ही नहीं सकता सर। उसमें है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक तो अभी वो इदारा है, प्राइवेट को बीच में एंटर करना है। तो ये हुकूमत वर्सेस हुकूमत हो जाएगा, ये तो फिर पब्लिक रहेगा, पब्लिक प्राइवेट तो हो नहीं सकता है। क्यों बेचना, क्यों? हमने IMF को लिख के दे दिया, सारे काम पूरे कर दिए, पंजाब सरप्लस नहीं गया, पता है ना? KP गया ना, हालांकि बड़ी तनकीद होती थी। तो क्या हमने IMF के सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं? अभी तो सुनने में है FBR कह रहा है कि अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, मिनी बजट लेके। नहीं, वो त्यौहार है, मुबारक हो आपको यार, आपको बहुत मुबारक हो, आप बड़े खुश थे, बड़े हैप्पी थे, मुबारक हो आपको, मिनी बजट आ रहा है। और उसमें इंशाल्लाह इस अवाम को गैस की कीमतों में इजाफ़ा, सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा, वो आपने मुझे परसों एक पर्चा सा पकड़ा दिया था कि पढ़ो जनाब अदारा शुमारियात की कहते हैं, और मैंने आप पे यकीन कर लिया, और मैंने इतवार वाले दिन कल खुद ख़रीदने चला गया सामान। तो मैंने कानों को हाथ लगा लिए, मैंने कहा यार यासर ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपको उस दिन ये बात की थी, सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, इन पे नहीं रहना, ये कागजात में लिखे। भाई मुझे मेरे साथ एक दोस्त आ गया, वो राना मज़र जो है, उसने भाई पैसे भेजने थे अपने कज़न को, फीस के पहले नहीं इकट्ठे हुए, उसने कहा अब किसी तरीके से कर ले। वो एक बंदे के पास गया, उसने कहा यार पैसे भेजने हैं, तो कोई तरीक़ेकार, उसने कहा यार इस तरह करो, फ़लाँ बंदा मेरा लंदन में है तो वो भेज देगा, आप पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये स्पॉन्ड है इतने का, उन्होंने कहा चल ले आके धाम की तरफ लो जी। उसके साथ हम गए,
कोई 22 के करीब जगहों पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 22 के करीब करेंसी एक्सचेंज वाला। हाँ जी, वो जो रेट सरकार ने लिखा हुआ था ना पाउंड का, ओपन मार्केट, हाँ ओपन मार्केट का, हाँ, अल्लाह की कसम कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। तो मैं तो आपके सरकारी रेट पे यकीन कर लिया, वहां पे पाउंड नहीं मिला तो यहाँ पे दाल नहीं मिली उस रेट पे। आपने कहा इतनी मुस्तहकम, आपको पाकिस्तान में जेम्स बॉन्ड मिल जाएगा, पाउंड नहीं मिलेगा। ये तो ये आलम है। तो अब जब मिनी बजट आएगा तो उसमें क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। मैंने खुदा की कसम किसी टीवी चैनल पर किसी सियासतदान को ये सुनते नहीं, कहते नहीं सुना कि जनाब फलां चीज़ सस्ती है। आप किसी हुक्मरान से ये पूछ लें कि जनाब फलां चीज़ का क्या रेट है। जब मेरे ऊपर मुसल्लत हर दौर में वो हुक्मरान होंगे जिन्हें आम आदमी, गरीब आदमी की मुश्किलात का नहीं पता, जब बजट बनाने वाले को नहीं पता, जब बजट देने वाले को नहीं पता, जब कर्ज लेने वाले को नहीं पता, जब कर्ज देने वाले को नहीं पता, तो फिर किसको पता होगा। आप कह रहे हैं कि IMF को ये लिख के दिया, उन्होंने IMF को लिख के दिया हुआ है कि यासर रशीद, राना अजीम इतने इतने आपके मकरूज हैं, आपके गिरवी हैं, हमारे होने वाले बच्चे भी गिरवी हैं, जो मौजूदा बच्चे हैं वो भी गिरवी हैं, जिसकी शादी नहीं हुई उसे भी समझ आ जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं हम तो, आप IMF और यार अपने मुल्क को बचाएं, इस मुल्क के अदारों को बचाएं। एक अकलौती हमारी ये लाइन है PI है, हम उसे बेच रहे हैं। इकलौती बेटी ब्याही जाती है सर, ये इकलौती बेटी ब्याही जाती है, लेकिन ससुराल होता है। बेटी बाप के नाम से ही पिछानी जाती है, उसके बाद खामंद का नाम लगता है, लेकिन जो खाना बनता है ना उसमें आता है कि किसकी बेटी है। ये नहीं होता कि एक बंदा आए आके उठा के ले जाए आपकी चीज। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उस पर पाकिस्तान की परचम लगना चाहिए, उस पर एक ही लोगो होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए। PIA को ना बेचे। इस पे उम्मीद कर सकता हूँ सर बेहतरी की, ना करूँ? नहीं कर सकते हैं, अगर ये करना चाहे बेहतर, अगर ये फैसला कर ले ना PIA के अंदर बैठे तमाम जितने लोग हैं उनको, उन्हें कहें यार हम इसे नहीं बेचते, आओ मिलकर इससे बेहतर बनाएं। लेना क्यों नहीं करते, फैसला करें क्या हम जनाब हमने इससे बेहतर बनाना है और सारे मिलकर फैसला करें, तो क्यों नहीं बनती। चले आप मुझे बताएं, हमारे हुक्मरानों की स्टील मिल्स चल जाती हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स क्यों नहीं चलती, बता देना मुझे। प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े अच्छे चल जाते हैं, सरकारी क्यों नहीं चलते। प्राइवेट तलीमी इदारे अच्छे चल जाते हैं, सरकारी क्यों नहीं चलते। अपनी ट्रांसपोर्ट बेहतरीन चल जाती है, सरकारी क्यों नहीं चलती। सवाल इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ दिन किसी से पूछ लेंगे, अगर कोई जवाब देने का मजाज हुआ तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस ही सियासी मंजरनामे के ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, अगर देखा जाए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, तो आपको लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पे होगी? देखिए, आज मौलाना साहब की जो गुफ्तगू थी ना, उसमें मौलाना साहब ने दो बातें बड़ी अच्छी की। एक, उन्होंने कहा कि हमें तलखियाँ कम करके एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, और वो हम तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं। दूसरी, उन्होंने बात की कि अपोजिशन एक ही होती है, कभी कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर दो अपोजिशन नहीं होती, वो अपोजिशन है, हम अपोजिशन है, हम साथ हैं। और तीसरी, जब उनसे बात ये हुई कि इकट्ठे, उन्होंने कहा वक्त के साथ साथ देखा जाएगा, तो हो भी सकता है, यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें वकला का किरदार कितना होगा? आज वकला, सुबह से वकला की तहरीक शुरू हो रही है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। कल सुबह से वकला की बाकायदा तहरीक शुरू हो रही है। कल सुबह से वकला बाकायदा छोटे एहतजाजों से शुरू होने लगे हैं। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के फ्लैग में या फिर नहीं, वकला अपने तौर पे जाएंगे, निकलेंगे, और वकला इतनी बड़ी तादाद में निकलना शुरू होंगे। कल से आगाज़ होगा और नवंबर में ही आप उसकी पीक देखेंगे, इसी नवंबर में देख लीजिए। देखिए, कल का दिन बड़ा है, मैं यासर, कल सुबह फैसला होना है आईनी बेंच के सरबराह का भी, जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। कल आपको रिएक्शन भी आना है इन 34 जजेस के हवाले से।
कल बहुत सी चीज़ों पे बहुत से मामलात खुल जाने हैं। अगर आप हुकूमत अपनी मर्ज़ी से बनाती है और बाईपास कर जाती है चीफ जस्टिस साहब को, कैसे? वो तो वोटिंग के ऊपर होगा ना सर। सर वोटिंग भी मैं कह रहा हूँ ना, कल आपने वोट दिया एक शख्स को कि ये चीफ जस्टिस साहब हो, ये काबिल भी हैं और ये मेरिट पे भी हैं, सारा कुछ है। आज आप वोट देते हैं कि नहीं किसी और को, तो फिर क्या आपकी राय 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद बदल गई है? या आपकी राय इसलिए बदल गई है? आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी वही हों, आईनी बेंच के सरबराह भी वही बन सकते हैं? किस जगह लिखा नहीं बन सकते? वो तो है। कोई एक जगह है जहाँ पे लिखा हो नहीं बन सकते? अगर बन सकते होते तो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तीसरा जो जज है ना वो आईनी बेंच का सरबराह ने शामिल करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, क्या किसी जगह लिखा हुआ है? या फिर आप कहते हैं कि जनाब जिस पे हमने इतबार करके चीफ जस्टिस बनाया है वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनकी राय क्या है, उनकी वो बनाए और उनकी राय को हम अव्वल तरजीह दें। ये अच्छी बात थी। लेकिन राना साहब इस पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर ज़रा कुछ बात कर लें। अमेरिका के इस वक्त जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से दिफाई तजियाकार और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मुबस्सिर के तौर पर अपना दर्जा रखने वाली मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मारिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मारिया साहिबा क्या समझती हैं कि इस वक्त जो वोटिंग का अर्ली वोटिंग जो हुई है उसके जो नताइज मंजर आम पे आए हैं, उसको देखते हुए कल का दिन किस हद तक अहमियत का हामिल है और नताइज किस हद तक होशरुबा हो सकते हैं या तवक्कुआत के मुकाबिल हो सकते हैं? देखें, ये अच्छे खासे जो है मुश्किल दिन होगा कल अमरीका के लिए, क्योंकि मसला ये नहीं है कि आज क्या नताइज आए हैं। मसला ये है कि कल अगर वोटर टर्नआउट है और अगर जितनी की आपको पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है अमरीका के अंदर, उसकी बुनियाद के ऊपर होता है, तो जो नताइज एक तरफ उनकी इस्टेब्लिशमेंट तवक्को कर रही है और दूसरी तरफ ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ट्रंप के जो एक तरह से आप कह सकते हैं हामी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान अगर फ़र्क ज़्यादा है तो जाहिर है फिर एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है शायद मंजर आम के ऊपर आती है। और अगर वो आती है तो जाहिर है इससे अमरीका की जितनी भी खारजा पॉलिसी अभी तक है उस सब में 100% तब्दीली आएगी। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है, अच्छी खासी मुश्किल, कल का दिन बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस अर्ली वोटिंग की वजह से कहीं जो है सबकत ले जाते हैं कल के इलेक्शनरिंग जो एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस है, तो फिर जाहिर है, और उसके बाद अगर ट्रंप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर के खदशात में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, कल के इलेक्शन में पाकिस्तान की सियासत पे आप क्या असरात देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासत पे कोई ख़ास असरात नहीं आएंगे, लेकिन दो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान को अपना साथी जो है एक स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर बना लिया है और उसके लिए उन्हें 60 से ज़्यादा माहदे कर चुके हैं वो। तो इसमें जो बुनियादी तरजीहात है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर ट्रंप आते हैं तो जाहिर है जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन्स का जो रवायती स्टांस है वो इसी पे है कि दो तरफा तजारत को फ़रोग़ दिया जाए। वो ये समझते हैं कि वहाँ जो भी ताकत है बिलखसूस जो भी आपकी लीडरशिप के हल्के हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात जो है इस्तवार मतलब होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, और वो नहीं समझते कि अंदरूनी मामलात के अंदर ज़्यादा मुदाखलत करनी चाहिए। इसके बरक्स जो डेमोक्रेट्स हैं उनका नुक्ता नज़र हमेशा से यही है कि वो लिबरल पॉलिटिक्स के ऊपर ना सिर्फ एम्फेसिस देते हैं ह्यूमन राइट्स इन तमाम चीज़ों के ऊपर, लेकिन उनको जमहूरियत से भी एक ख़ास नुक्ता नज़र, और फिर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान मसले का हल नहीं बल्कि मसला है इस खत्ते के लिए। इसलिए उनका नुक्ता नज़र, उनके तरीका खारजा पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ, और वो खारजा पॉलिसी में आपको ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं डेमोक्रेट्स, लेकिन इसकी निस्बत जो रिपब्लिकन्स हैं वो बायलैटरल ट्रेड के ऊपर और एक तरह से ताल्लुकात को अमरीका के मफाद में जहाँ तजारत उनकी बुनियादी मकसद है, तो इस लिहाज से ये ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है और ये जंगों के खात्मे की तरफ है, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं जंगें शुरू करना चाहते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चलते हैं। तो एक डायकॉटमी है डेमोक्रेट्स के कहने के एजेंडे में और उनके करने के एजेंडे में। वो बात करते हैं पीस की, लेकिन उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो जंग के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि रिपब्लिकन्स जो हैं बात करते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स की, लेकिन उनकी तरजीहात तिजारत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 80% से ज़ायद मुसलमान जो हैं, क्या वो वाकई रिपब्लिकन की तरफ हैं जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है?
देखें, एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल से जो धचका लगा है डेमोक्रेट्स को, वो मशरक़ वस्ता की जंग का लगा है। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने स्टांस लिया है इसराइल की मदद में, जिस तरह एक जो है वेपन्स ब्रिज जो है बनाई गई है, जो अमेरिकन जो वेपनरी है, जो अमेरिकन एक तरह से आप कह सकते हैं सपोर्ट है अमेरिकन कांग्रेस की इसराइल के लिए, जो मुतवातर होती रही है। उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने अपनी इंटरनल स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ जो है कार्रवाई दिखाई है, उसकी वजह से जो मुस्लिम वोट है वो इम्पैक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं। जो आपके पास इमिग्रेंट वोट था, जो पहले हमेशा या मुस्लिम वोट था या जो ब्लैक अमेरिकन वोट था, वो हमेशा डेमोक्रेट्स के साथ देखा जाता था। लेकिन इस जंग की वजह से जो मशरक़ वस्ता में हुई है और जो यूक्रेन की जंग है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और वो इम्पैक्ट यही है कि डेमोक्रेट्स इंटरनली लूज किए। फिर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनका, वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सका जो लेस एफ्लुएंट सेक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्रंप है या जो रिपब्लिकन हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि वो अमेरिका के अंदर असल एक नया हेल्थ सिस्टम भी लेके आएंगे और शायद जितनी भी अमेरिका की बैरूनी जंगें हैं उन सब को सपोर्ट करने के बजाय अमेरिका के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बेहतर जॉब्स क्रिएट करेंगे, बेहतर हेल्थ केयर देंगे, क्लाइमेट चेंज, बॉर्डर सिक्योरिटी, इस किस्म के तमाम जो मामलात हैं उस पर उनका नुक्ता नज़र अंदरूनी ताकत के ऊपर है, बनिस्बत कि अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए जो है ये कॉर्पोरेशंस को जो है ज़्यादा ताकतवर करे। अच्छा मारी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के मुताबिक कि ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी सियासतदान को जानते और लाइक करते हैं तो वो इमरान खान है, आप समझते हैं ऐसा है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से। बड़े अदब से मैं मुशाहिद साहब का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, ट्रंप हो गए या कैमला हैरिस हो गई, ये कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बेस्ड, ठीक है आप कह सकते हैं ट्रंप का एक पूरा एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में अगर आप थोड़ा सा गौर करें उनकी पर्सनालिटी के अलावा, तो आप ये देखेंगे कि वो बड़े एस्ट्यूट बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने की वजह से तिजारत उनका बुनियादी फोकस है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने, अगर आप देखें उनकी जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर उन्होंने आके यहाँ से अमेरिकन अफवाज का इनखला किया, उसके लिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के साथ मिलकर बातचीत की। और इसके अलावा वो ये समझते हैं कि अमेरिका को खारजा पॉलिसी के नुक़्ते नज़र में ना ही दूसरे ममालिक के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही जो है जंगें शुरू करनी चाहिए। तो उनका एक बड़ा वाज़ेह जो है तरजीह है, जिसमें आप उनके ताल्लुकात रूस के साथ देख लें, चीन के साथ देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, जहाँ वो सैंक्शंस अप्रोच ज़रूर इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बड़ी हद तक तिजारत उनका मेन फोकस है। और जहाँ वो अच्छी बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं, मुश्किल बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हार्ड कोर बिजनेसमैन है और हार्ड कोर अमेरिकन है, और जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट आएंगे वो अमेरिकन इंटरेस्ट को फोकियत देंगे। अच्छा मारिया साहबा, ये ग्लोबलिज्म की जगह अमेरिकनिज्म को प्रमोट करने का नारा किस हद तक उनके लिए काबिल सूद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें जो ग्लोबलिज्म है ये, अगर आप अमेरिकन खारजा पॉलिसी को या अमेरिकन पॉलिटिक्स को गौर से देखते हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उनकी जो बुनियाद है वो दो चीज़ों के ऊपर है। पहली बुनियाद तो ये है कि अमेरिका जब तक अपनी एक तरह से सबकत रखेगा बैन अवी अमूर के ऊपर, तो अमेरिका के अंदर इक़्तिसादी तरक्की और अमेरिका जो है तरक्की की मतलब तेज़ी से जो है तय करेगा। ये एक बुनियाद है। इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जो अमेरिकन सदर है उसके पास जंगें शुरू करने का, ग्लोबलिज्म के ऊपर एक मल्टीलैटरलिज्म की ताकत इस्तेमाल करते हुए आप उनको देखते रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा जो है एक तरह आप कह सकते हैं असर रसूख है, जिसकी वजह से अगर आप देखें डेमोक्रेट्स के जितने भी ज़माना गया है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटीज़ की हैं, उसमें उन्होंने यूरोप के साथ दफाई माहदे, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की आपको ट्रीटीज़, ह्यूमन राइट्स, लिबरल डेमोक्रेसी की बातें नजर आती हैं। लेकिन उसकी जो कोर है, उसकी कोर में जंगें हैं, उसकी कोर के अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी कोर के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से कहते हैं हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि अमेरिकन जो इक़्तिसादी तरक्की है उसको जो है एक पेस पे भी रखा जाए और उसको मेंटेन भी किया जाए। इसके बरक्स जो रिपब्लिकन पॉलिसी है वो यही है कि अमेरिकन जो सबकत है इक़्तिसादी महाज के ऊपर या दिफाई महाज के ऊपर उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन उनका फ़र्क ये है कि वो ये समझते हैं कि बजाय इसके कि अमेरिका अंदरूनी मामलात में घुसे या अमेरिका बड़ी जंगें करे, अमेरिका को इतिहाद के ज़रिए, तजारत के ज़रिए और जो भी जो रजीम अलायंसेस हैं उनके ज़रिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है और इस बुनियादी फ़र्क की समझने की ज़रूरत है, जहाँ
ग्लोबलिज्म डेमोक्रेट्स देते हैं और बायलैटरलिज्म जो है रिपब्लिकन देते हैं। और ग्लोबलिज्म इस वक्त ख़त्म हो चुका है मशरक़ वस्ता के बाद, क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज हो चुकी है। अगर ग्लोबलिज्म सचमुच जिंदा होता तो आज मशरक़ वस्ता में जंग ना होती है, अगर सचमुच जिंदा होता तो आज यूक्रेन के अंदर एक जंग बंदी हो चुकी होती। अच्छा हमारे साहब, इलेक्शन का रिजल्ट तो वोटिंग से ही आएगा, टर्न आउट से ही आएगा। अब तक इंफॉर्मेशन, अब तक का तज्जिया क्या आपका कह रहा है, कौन जीत रहा है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो मतलब रेडनेक्स हैं, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो बाहर निकलेंगे और आके वोट देंगे, जो फिजिकल पावर के ऊपर और फैमिली वैल्यूज पे और मतलब रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं। इसके बाद इस पर जो डेमोक्रेट्स हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो जो अर्बन सेक्टर्स हैं इनके, यानी कि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन हैं, ये तमाम चीज़ें जो है LGBT इस तरह की जो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स हैं वो उनकी सपोर्ट बेस है। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि डेमोक्रेट्स को पहली दफ़ा जो इनकी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उनका जो है वोट बैंक लूज किया है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका वोट बैंक लूज किया है। इसके साथ साथ जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसका वोट बैंक लूज हुआ है, क्योंकि ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो अमेरिका की ये जो मुख्तलिफ जंगें हैं पिछले 5 सालों के अंदर उनसे इफेक्ट भी हुए हैं और उनकी इक्तिसादी ब्लैक पॉपुलेशन का किस बुनियाद के ऊपर हुआ? कमैला की वजह से उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जी, उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि देखें ब्लैक पॉपुलेशन जो है वो एक तो मर्सनरीज के तौर के ऊपर भी यूक्रेन की वॉर के अंदर है, दूसरा जो उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। फिर जो इंटरनल जॉब मार्केट है, उस जॉब मार्केट के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर डिप्रेशन आया है उसके अंदर वो उस तरह बाहर नहीं निकल सके हैं जिस तरह के जॉब क्रिएशन के दौरान थे। जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स क्योंकि अमेरिका की सनत को तरजीह देते हैं, इसलिए जाहिर है उनकी जो जॉब मार्केट है, जो बाकी तमाम चीज़ें ये आगे जाती हैं। तीसरी बात ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी जो हैं इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही हैं, क्योंकि जहां अमेरिका की सैंक्शंस अप्रोच चल रही है वहाँ चीन की सैंक्शंस अप्रोच भी चल रही है। आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा चीन ने भी बहुत सारी अमेरिकन जो कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस लगाई हैं। ये अनहर्ड ऑफ है, कभी ऐसे नहीं हुआ था कि अमेरिका की किसी जो कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगे, लेकिन उन पे लगी हैं। जर्मन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, जिसकी वजह से एक तरह से पहली दफ़ा उनको ट्रेड का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो दूसरों पे इस्तेमाल करते रहे, पहली दफ़ा इन बड़ी इकोनॉमीज को इफेक्ट आया है। और जाहिर है इसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका भी इम्पैक्ट है। और दूसरा जो इसमें मसला है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने 2 सेक्टर्स को पिक किया है, एक IT सेक्टर को पिक किया है और एक हेल्थ सेक्टर को। इन दोनों सेक्टर्स को उन्होंने ऑफ शूट जो है हिंदुस्तान लेके आए हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन इंडिया से मतलब इंडिया से अमेरिका में काम कर रही है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है लेकिन वो तमाम मराहत रखती है। अब जिसकी वजह से जो इनकी अपनी पॉपुलेशंस हैं वो इफेक्ट भी हो रही हैं और उनकी इकोनॉमिक एक तरह से आप कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट भी इफेक्ट हो रही है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें जो अमेरिकन नेशनलिज्म है वो इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। इसकी बनस्बत जो ग्लोबलिज्म है वो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेट्स के फेवर में नहीं है, वो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेट्स की हिमायत के अंदर नहीं है और इसी वजह से उनकी मईशत जहाँ पे कमज़ोर हुई, मुतासर हुई, वहाँ पे रिपब्लिकन की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे में अपोजिशन इत्तेहाद अगर मैदान के अंदर उतरेगा तो किस तरह तेज़ी के साथ वो सरायत कर जाएगा इस पूरी अवामी नब्ज को समझते हुए इस पूरे सिस्टम में, कि जिसमें वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो इक़दाम उठाना चाहता है, एक तहरीक बनाना चाहता है, लेकिन उस तहरीक का असल ख़मीर जो है वो क्या होगा, उसकी बुनियाद क्या होगी, नज़रियात में बदलाव क्या होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तय मैदान में उतरती है और किसी को साथ नहीं मिलाती तो उसके फिर मुहर्रिकात क्या होंगे, और अगर किसी को साथ में ला लिया जाता है तो फिर कौन से नज़रियात की बुनियाद के ऊपर साथ मिलाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, अगर आज के दिन देखा जाए, मौलाना ने भी बात की कि हम सड़कों की सियासत करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज की जो कानून साजी हुई जिसमें जजेस की तादाद को 34 करने की बातें हैं, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी गई है, क्या देखते हैं इसका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में क्या पड़ेगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बात यह है कि यहाँ पे असेंबली में तो बात ये चल रही थी और पाकिस्तान की सियासत में यही बात टीवी चैनल्स पे भी सुनाई दे रही थी कि मुशावरत के साथ मामला आगे चलेंगे। PTI के साथ तो मुशावरत खैर पहले ही कोई नहीं करता, ज़ेर एताब जमात है, लेकिन मौलाना साहब का मुशावरती अमल इनके साथ 26वीं अमेंडमेंट में
बड़ा वाजे मौलाना साहब का किरदार नजर आया। एक एक दिन में 25-25 चक्कर मौलाना साहब के घर के लगाए और उनको भी अब लूप में नहीं लिया गया। एकदम अमेंडमेंट्स पेश की गई, कुछ चेंजेस जो सामने आप इस वक्त आ रहे हैं, मसलन 25 जजों की तादाद के ऊपर भी तनकीद हो रही थी कि इसकी क्या जरूरत है, वो 34 तक चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसमें भी चेंजेस आ गए। उसके बाद जो दहशतगर्दी एक्ट है उसमें भी तब्दीली आ गई कि आपकी 3 महीने की आप विदाउट असाइनिंग एनी रीजन प्रीएम्प्टिव डिटेंशन का जो बिल है उस पर भी बात चल रही है कि वो भी हो जाएगा। तो ये तो अब सबको नजर आ रहा है कि ये बुलडोज करने की कोशिश है तुम्हारी सारी अपोजिशन को, और ये 2 नंबर तरीके से जो हमारे पे मुसल्लत हुकूमत की गई है। दे डोंट केयर कि लोगों के हालाती जिंदगी क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। आइन और कानून की बालादस्ती नाम की तो चीज रही कोई नहीं गई। आपकी सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो अब इसके अलावा स्ट्रीट पे आने के और पब्लिक ओपिनियन को उजागर करने के अलावा तो मेरे ख्याल अपोजिशन जमातों के पास अब कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। और मौलाना साहब भी वही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अब यूनाइटेड अपोजिशन शायद इकट्ठी सड़कों पे होगी। यही हालात नजर आ रहे हैं। हमारे लिए तो शौक पे शौक है। हर रोज एक नई खबर आती है जिसकी पहले कोई शुनीद नहीं होती, कोई जिक्र नहीं होता। आज जो असेंबली में हुआ इट वाज वेरी शॉकिंग कि क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स होती गई और इसकी कोई पहले शुनीद नहीं थी कि इसमें ये सारा कुछ भी होगा। तो अच्छा मियां साहब जब आप समझते हैं कि अब सड़कों पे जाने के अलावा कोई हल नहीं है, तो क्या सड़कों पे आप जा रहे हैं और कब तक जा रहे हैं? ये तो जी अब पार्टी की पॉलिसी अब वजह होगी, पार्टी का जो भी हुक्म होगा। बात तो चल रही है इस पे। और हुक्म तो आपको 3 दिन पहले आ चुका है जी। वहाँ पे फिर अगला लाया अमल डिसाइड होगा। सवाबी का जलसा तो अनाउंस हो चुका है। वो तो भी लाया अमल भी आपके पास आ चुका है, लेकिन उस पर भी बहस हो रही है। अब आज की जो डेवलपमेंट्स हैं जी इनको भी मौजूद खातिर रखना पड़ेगा। इन सारी डेवलपमेंट्स के तनाजुर में अगर कोई चेंज ऑफ प्लान होता है या और अग्रेसिव तरीके से सड़कों पर जाने की बात होती है तो वो आपके सामने आ जाएगी। और 2-4 दिनों में अब चीजें अनफोल्ड होनी शुरू होंगी। गवर्नमेंट तो करी जा रही है जो उनका दिल कर रहा है। तो बाकी आपको हमारा प्लान भी पता है कि सड़कों पे तो हमने अब जाना ही है। अच्छा अली सरफराज साहब, जैसे कि माजी करीब के अंदर हम ये हमें देखने को मिलता था कि आप लोग ये कहते थे, क्लेम करते हुए कि हुकूमती लोग हमसे रवाबित में और आपको हुकूमत की चीज़ें पहले से पता चल जाती थी, और अगर अब आपको पहले से कोई शुनीद नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी और ऐसी चीज़ें हो गई तो इसका मतलब ये कि अब कोई हुकूमती रुकन आपके साथ राबिते में नहीं। ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अब आप क्या समझ रहे हैं आने वाले चंद दिन जो हैं उसमें गेम कोई तब्दील होगी? बिल्कुल तब्दील तो होगी जी, इन द सेंस कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जब सारी सड़कों पे आ जाएगी, अब असेंबली में अगर ये रवैया बरता जाएगा और ख़ास तौर पे इनको द गवर्नमेंट विल हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि जिन्होंने ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने जिन्होंने इनका पूरा साथ दिया 26वीं तरमीम के अंदर, और उन्होंने और पीटीआई ने के साथ भी मौलाना साहब बातचीत करते रहे और कोई एक कंसेंसस की हवा बनाने में मौलाना साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया कि चले आउट राइट। अब पीटीआई तो उनका तो हमारा तो खैर आउट राइट हमने तो रिजेक्ट ही किया था इन अमेंडमेंट्स को, लेकिन मौलाना का ये ख्याल था कि इनका अगर साथ देंगे तो ये फिर मौलाना का भी को थोड़ा बहुत हया करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। और मौलाना का क्लेम था कि मैंने सांप काले नाग के दांत तोड़ दी है, तो दांत तो आज दोबारा फिट हो गए हैं और मौलाना साहब के लिए भी बड़ा सेटबैक है और वो बड़े बरहम है इस बात पे। तो ये रवैये जब हुकूमतों के हों और वो अपने इत्तेहादियों को साथ किसी को साथ लेके चलने के बावजूद, और अगर किसी ने साथ भी दिया हो और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया हो, अगर उनको भी इस तरीके से डिच किया जाएगा तो फिर ठीक है, दे शुड बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और सियासत में कॉन्सिक्वेंसेज तो यही होते हैं कि सड़कों पे या पार्लियामान से चीजें निकल के सड़कों पे आ जाए तो फिर वो चीजें फिर उस तरह से नहीं चलती जिस तरह गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है, और ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। अच्छा ये बताइए कि इस्लामाबाद के मखसूस हलकों में क्या बाज़गश्त सुनाई दे रही है? क्या इन हाउस तब्दीली की कोई बाज़गश्त है या फिर कैबिनेट के वसी होने की? नहीं, इन हाउस तब्दीली की तो कोई बाज़गश्त नहीं है जी। ये तो वक्त के फिरौन बने हुए हैं। ये तो समझते हैं कि हर तरफ से इनको सपोर्ट हासिल है और ये अपोजिशन को क्रश करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, और इनको अदालतों से भी अपोजिशन को शायद रिलीफ नहीं मिल सकेगा, इसीलिए अदालतों पे भी चढ़े हुए हैं और पार्लियामान में भी, और ये अपोजिशन जमातें भी सारी इकट्ठी हैं। और जहां भी आप देख लें इनको हर तरफ ऑब्वियसली
इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिली है तो हमारे ऊपर लाके इनको मुसल्लत किया गया ना, ये खुद से तो नहीं आके बैठ गए। और इसीलिए हम समझते हैं कि इनसे तो बात करने का फायदा भी कोई नहीं है, तो शायद खुद बेचारे किसी काम के नहीं। सुने आपको छोड़ के जाने वालों में से एक को वजारत मिल रही है। एक ही जारी बात है, नवाजा तो जाएगा। ये तो अब दीन ईमान की बात है। जो हमें छोड़ के गए हैं, जो पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए थे और जिनको वोट फॉर चेंज का नारा लगा था और लोगों ने जिनके निशान तक नहीं देखे और दिलो जान से अपने घर का इलेक्शन समझ के अवाम ने इलेक्शन लड़ा और सबूत दिया कि खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो उसमें पीछे नहीं हो सकते। उसके बावजूद जिन लोगों ने वहां जाके उस मोहब्बत का पास नहीं रखा और जिस मकसद के लिए वोट लेके आए थे उससे हटे, तो अब उनको नवाजा जाएगा, वो तो जारी बात है। लेकिन वो सारे लोग अब अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं होंगे। शॉर्ट लिव्ड किस्म की ये एक इनको वजारतें भी मिल सकती हैं, सक्सेस भी मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब बंदा इज्जतदार तरीके से अपने घर भी ना एंटर हो सके, अपने शहर ना जा सके, तो क्या फायदा ऐसी वजारतों का या ऐसी इज्जत का। यानी कलील मुद्दती दौरानिए के लिए वो सारा उरूज मिल सकता है, लेकिन उसके पस मंज़र में अगर शहर वाले या हल्के वाले ही कबूल करने को तैयार ना हो तो उस ओहदे का क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।